इनका जो स्ट्राइक रेट है 63 आउट ऑफ 160, वो लगभग 40% है। और ये 67 सीट पे लड़े थे शायद राज ठाकरे, ये केवल 8 सीट जीते। नहीं, वो 52 सीटों पर लड़े, 52 सीटों, 52 सीटों पे लड़े और सिर्फ 8 जीते हैं। तो इनका तो 15% ही है। तो 15 क्या 10 होगा तो भी बहुत होगा ना। हाँ, तो अगर आप जीरो से 8 हो जाते हो तो भी अच्छी बात है ना। और पिछली बार उन्होंने 7 जीते थे, उसमें से 6 उद्धव के साथ चले गए थे, तो 7 की जगह और एक बढ़ गया, 8 बढ़ गए तो भी ठीक है ना, कोई बुरी बात नहीं। तो अगर उद्धव अकेले लड़े होते तो शायद और अच्छा कर पाते, आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 7% पिछले विधानसभा चुनाव में 1 साल पहले राज ठाकरे अकेले लड़े थे और उनकी सीट तो एक भी नहीं है, लेकिन मुंबई में उनका 7.2 वगैरह कुछ परसेंटेज था, उद्धव का 23% था, वो मिलकर 30% होते हैं। तो उतना तो मुझे लगता है 32-35 तो कल एग्जिट पोल में वगैरह दिखाया था प्रदीप गुप्ता ने। तो इकट्ठा आने का फायदा उनको हुआ है। और दूसरी बात है कि पूरा का पूरा मराठी मीडिया मानो कैंपेन, मुझे तो लगता है कि इन्होंने अगर शायद अपना पूरा कैंपेन नहीं, पार्टी चलाने को अगर मराठी मीडिया के कुछ संपादकों को दी होती तो इससे ज्यादा सीटें आती, क्योंकि जितने ये यूट्यूबर्स और चैनल के पत्रकार जितने आवेश में थे, उतने आवेश में उद्धव या राज भी नहीं थे। मैं मजाक नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। ये इस ढंग से बातें खबरें चलाते थे कि मानो 17 तारीख को कोई ये आरी लेकर आएगा और मुंबई कट करके लेके जाएगा वेनेजुएला के पास रखने के लिए। इस ढंग से मराठी मीडिया में बातें चल रही थी, खबरें चल रही थी। तो ये जो परिणाम हम देख रहे हैं उसमें से कम 20-25 सीटें आप मानो कि मराठी मीडिया के कारण उनको मिली। और ये आज की बात नहीं, मैंने 1960 के दशक में, 50 के दशक में 57-56 में देखा है ना, 57 के चुनाव में बड़ी तादाद में मुंबई और कोंकण वगैरह इलाके से कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी, क्योंकि सारे के सारे संपादक मराठी पत्रकार गुजरात के और मोरारजी के खिलाफ उस वक्त बवाल खड़ा कर दिए थे। बिल्कुल वही बात मुंबई के मराठी मीडिया में हमने देखी है इस बार। 57 के बाद आज, यानी देखो कितने 68 साल बाद, जो मैंने स्कूली बच्चा होकर देखी थी, वो उस तरीके का जर्नलिज्म मैंने देखा है। यानी उस वक्त आपको बता दूं कि जन्मभूमि नाम का जो ग्रुप है उसका मराठी पेपर हुआ करता था लोकमान्य। तो जन्मभूमि में महाराष्ट्र के खिलाफ लिखा जाता था, जो गुजराती पेपर था, और उनका ही मालिक तो मराठी गुजराती थे और मराठी वर्षन था लोकमान्य। तो पावा गाडगीळ करके जो संपादक थे, तो वो महाराष्ट्र के साथ बारे में लिखते थे, महाराष्ट्र का समर्थन में लिखते थे। तो नोटिस दी गई, तो उनके साथ पूरा एडिटोरियल बोर्ड रिजाइन हो गया था और बोले थे ठीक है निकालो हमको, लेकिन 1 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी। और 1 महीने के नोटिस में वो खिलाफ लिखते रह गए मैनेजमेंट के, और पूरा का पूरा पेपर बंद कर दिया गया मराठी लोकमान्य करके, मुझे याद है। तो बिल्कुल उसी तरीके से इस समय का मराठी मीडिया चल रहा था। तो 57 से कितने साल हो गए देखो आप, मुझे लगता है कुछ 68 साल की बात है। 70 साल हो गए, 70 साल। मैं स्कूली बच्चा था, लेकिन मुझे वो लोकमान्य पेपर आज भी याद आता है। तो थोड़ा चलते हैं ओंकार जी के पास। ओंकार जी, बाकी और पूरे महाराष्ट्र में तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, जितने भी बड़े कॉरपोरेशंस हैं और बाकी भी जो कॉरपोरेशंस हैं, अभी जो टैली जा रही है उसके हिसाब से 29 में से 22 या 23 में बोर्ड बन जाएगा भाजपा का। जहां अलग अलग लड़े हैं भाजपा शिवसेना, वहां भी इन दोनों का मिलकर बन जाएगा। जी देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी ने जो
अभी भाषण दिया है बीजेपी ऑफिस जाकर के। उन्होंने कहा है कि हम 25 नगर निगमों में मेयर बनाने जा रहे हैं। तो जब वो कोई बात कहते हैं तो इसका मतलब कुछ ठोक बजा करके और विश्वास के साथ ही कहते हैं। कच्ची बात कभी देवेंद्र फडणवीस कहते नहीं हैं। तो उनके पास कुछ ऐसी जानकारी होगी कि जहां उनका बहुमत नहीं भी मिला है और जहां थोड़ी बहुत कसर है वहां भी वो अपना बना लेंगे। शायद इसलिए भी क्योंकि बीजेपी की सरकार है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, तो इसका बड़ा फर्क पड़ता है। प्रदेश की जनता भी और दूसरे कॉरपोरेटर भी जहां जहां नतीजे आए हैं वहां अगर बीजेपी एक बड़े दल के रूप में उभर रही है और बहुमत नहीं मिला है तो भी ऐसे लोग जिसकी राज्य में सरकार होती है उसके साथ जाना पसंद करते हैं आमतौर पर, ताकि उनके शहर के विकास हो सके। जिस वार्ड से वो चुन करके आए हैं उस वार्ड के विकास कार्य हो सके। और चूंकि हर नगर निगम में, हर नगर पालिका में, परिषद में तमाम तरह की कमेटियां बनती हैं, उन कमेटियों में भी सभासदों के, कारपोरेटर्स के अपने भूमिका होती है और अपनी जो है संभावनाएं लगी रहती हैं। तो सत्तारूढ़ दल के साथ जाना हर कोई पसंद करता है। जहां तक इन नतीजों के संदेश और संकेत का प्रश्न है तो ये लगातार तीसरा चुनाव है संजय जी। लोकसभा चुनाव में जरूर थोड़ा सा झटका लगा था, और थोड़ा नहीं, बड़ा झटका था। 48 में से 31 सीटें इन लोगों को चली गई थी। वो सांगली वाली भी बसंत दादा पाटिल के पोते ने जीत ली थी, बाद में वो इनके साथ चला गया। लेकिन उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, लोकल बॉडीज के चुनाव हुए और अब नगर निगम के चुनाव हुए, तीनों का संदेश एक ही है, दिशा एक ही है। और ये बताता है कि महाराष्ट्र अब पूरी तरीके से देवेंद्र फडणवीस के पीछे खड़ी हुई है, नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी हुई है। और जो बड़े नगर निगम जिनको माना जाता है, मुंबई हो गया, आपका पुणे हो गया, नागपुर हो गया, यहां पर प्रचंड जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। जिसको हम कहते हैं कि प्रचंड जीत है, वो है। वैसे तो भाऊ ने बता दिया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो मुंबई में इनको थोड़ी सी सांस आई है, ये उधार ली हुई सांस है उद्धव ठाकरे की और राज ठाकरे की। यहां चूंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बड़ा खराब रहा है, करीब 14 सीट के आसपास उसके झोली में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना के जो पार्षद के कैंडिडेट थे, उनको हराने के लिए जो एक स्ट्रेटेजिक वोटिंग होती है मुसलमानों की तरफ से, तो वो किसको वोट करते? वो जाहिर है उद्धव ठाकरे की तरफ ही उनका झुकाव हुआ है। पर इससे किसी तरह की खुशफहमी इन लोगों को नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना का परफॉर्मेंस बेहतर रहा, हालांकि शिंदे सेना जब मैं कहता हूं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि उद्धव सेना ने कैसा परफॉर्मेंस किया, उसमें चाहे मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन है नहीं है वो एक अलग बहस का विषय है। लेकिन कम से कम मुंबई के मामले में हम अब ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट, एक बड़ी पार्टी, बड़ी ताकत है वहां पर। सेकंड पायदान पर शिंदे सेना नहीं खड़ी हुई है, उद्धव सेना खड़ी हुई है। ये शिंदे के लिए अगेन एक अलार्मिंग सिचुएशन है। उनको मुंबई में बहुत काम करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, अगर वो यहाँ पर बाला साहब ठाकरे की जो राजनीतिक विरासत है उस पर कब्जा करना चाहते हैं या अपने को उनकी विरासत का उत्तराधिकारी साबित करना चाहते हैं। बाकी पूरे प्रदेश में जो 29 नगर निगमों के चुनाव नतीजे आए हैं उसने कुछ संदेश छोड़े हैं। भाऊ कहते हैं कि वो अपना घर संभाल रहे हैं इसलिए मुंबई से बाहर नहीं निकले।
पर बाला साहब ठाकरे के समय भी पूरे प्रदेश की तो शिवसेना कभी भी नहीं रही, अलग अलग पॉकेट में उसका कुछ कुछ प्रभाव रहा। पर इनके पास तो एक मौका था ना, 2.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे थे। 2.5 साल का अरसा कम नहीं होता है। इनके नाकारापन की वजह से, और किसी से मिलना नहीं है, मीटिंग्स नहीं लेनी है, संगठन को जाके मजबूत नहीं करना है, जिन क्षेत्रों में संभावना है पार्टी के आगे बढ़ने की वहां भी कोई काम नहीं करना है। खुद शरद पवार ने अपनी किताब में लिखा कि पूरे 2.5 साल के कार्यकाल में 2 बार ही सचिवालय गए। तो जो पार्टी थोड़ा थोड़ा पॉकेट में असर रखती थी और जहां और बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता था, और मुंबई में भी अगर ये थोड़ा सा और सक्रिय हो जाते थे शायद फाइट और बेहतर होती। तो जब उनको करना ही नहीं है कुछ, बैठे बैठे ही संजय राउत को रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगाना है और उससे माहौल बनाना है, या मराठी मीडिया के कंधे पर ही सवार होकर के चुनाव लड़ने हैं, तो फिर जैसे नतीजे आए हैं वो ठीक ही हैं।